आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन। मैं राजीव कुमार आज आपको फंक्शन, अभी तक आपको सेट पढ़ा दिए, रिलेशन पढ़ा दिए और फंक्शन। फंक्शन का सबसे मेन टॉपिक जो है ना, डोमेन और रेंज और ग्राफ। ठीक है, अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि मैथ का आप 30% हिस्सा आप समझ गए, क्योंकि फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हम बार बार बता रहे हैं। ये हर किसी को फास्ट लगता है कि एकदम कठिन लगता है कि इसको समझ में नहीं आता है। बस इसको थोड़ा बेसिक तरीके से, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है आपको, लेकिन हर तरीके का क्वेश्चन और हर टाइप का क्वेश्चन जो कि आप बेसिक से लेके हाई लेवल तक, एडवांस लेवल तक की आपकी तैयारी को पूरा करेगा। सिर्फ आपका अगर बेसिक फंडा क्लियर हो गया ना, तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन, फलाना एक संबंध हो सकता है और सबसे संबंध एक नहीं है। रीजन इसका देखिए कि आपको पता है कि संबंध आर का प्रांत समुच्च एक्स का एक उपसमुच्च होता है, ये हम पहले भी बता रहे हैं। लेकिन फलन एफ का प्रांत एक्स के बराबर होना चाहिए, ये आपको फलन में होता है। एफ का जो भी रेंज होगा वो एक्स के बराबर होना चाहिए। लेकिन संबंध में क्या था, आर का प्रांत, प्रांत मतलब समझ रहे हैं ना, डोमेन, डोमेन समुच्च एक्स के उपसमुच्च हो सकता है, लेकिन फलन जो है आपका डोमेन एक्स के बराबर होना चाहिए। इस कारण यह कह सकते हैं कि फलन के प्रांत का प्रत्येक तत्व के साथ एक अवयव जुड़ा होना चाहिए, एक एलिमेंट जो है, जबकि यह संबंध के लिए जरूरी नहीं है। संबंध में क्या था कि टू टू का दूसरे के साथ रिलेशन चल रहा था, ये आप संबंध के पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। संबंध में एक्स का एक तत्व वाई के एक से अधिक तत्वों से जुड़ा होता है, जबकि फंक्शन में वाई के केवल एक तत्व से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं है, हालांकि प्रत्येक फलन आवश्यक रूप से एक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। मान लीजिए a इजकल टू -2 -1 0 1 2 दिया हुआ है और f सच दैट a बिलोंग्स टू z। अब a क्या कर दिया, इंटीजर से, z से बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -2x-3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, ज्ञात कीजिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में देखिए, या तो आप इसको ग्राफ मेथड से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पोलिनोमियल क्वेश्चन है। इस पोलिनोमियल क्वेश्चन को, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे ग्राफ बनाना बताएंगे। पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनते हैं, एक्सपोनेंशियल का कैसे बनता है, लॉगरिथम का कैसे बनता है, सिग्नम का कैसे बनता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कैसे बनता है, मॉडुलस का कैसे बनता है, इन सारे ग्राफों के बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पर भी समझिए कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इजी तरीके से बनाया कैसा जाता है। तो अभी अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, मार्क्स पर इसमें रेंज ऑफ एफ, मतलब आपसे पूछा गया फंक्शन ए का रेंज क्या होगा, और प्री इमेज ऑफ 6 -3 -5, ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको आप कैसे सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए इजकल टू -2 -1 0 1 2। तो आपको पता है ए क्या है, जेड से बिलोंग कर रहा है, तो इस प्रकार फंक्शन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -2। अब एक एक करके सबको पुट करिएगा, क्योंकि एफ का परिसर अर्थात फंक्शन है एफ ए फलन एफ का प्रांत है, इसलिए परिसर सभी x बिलोंग्स टू ए के तत्वों के लिए का समुच्चय होगा। तो x की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, हम -2 रख के देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे -2 रख के देखेंगे। जब आप x की वैल्यू -2 रखिएगा तो आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आप -2, x की वैल्यू -2 रखते हैं, तो फंक्शन x को रखने पर हम पाते हैं कि फंक्शन -2 इजकल टू -2 का होल स्क्वायर -2 इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 + 4 -3 इजकल टू कितना आ जाएगा, फंक्शन -2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 आ जाएगी ना। तो नेक्स्ट में आपको देखिएगा इसकी वैल्यू अब क्या करना है हमें, अब इसी तरह से x इजकल टू क्या रखेंगे, -1 को फंक्शन x में रखने पर हम पाते हैं f की वैल्यू -1 रखिएगा तो -1 का होल स्क्वायर -2 -1 इजकल टू इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। फिर x की वैल्यू आप 0 रखिएगा तो वो -3 आ जाती है, और x की वैल्यू 1 रखते हैं तो फंक्शन x में रखने पाते हैं कि इसकी वैल्यू -4 आ रही है, तो एफ एक्स x 2 रखने पाते हैं कि -3 आ रही है। इन सारे वैल्यूओं को जब आप रखते हैं तो f का परिसर, परिसर आप समझिए रेंज, एफ की रेंज जो आ रही है -4 -3 0 और 5, ये -4 3 -3 -0 5 क्या है, ये आपकी इसकी रेंज देखिए, -3 -4 -3 -3 दो बार आया, इसलिए सिर्फ एक ही बार 3 लिए हैं। ठीक है, इस तरह से 0 और ये इसका 5 5 0 -3 -4 -3,
तो इस तरीके जो आ रहा है इसमें से जो डबल रिपीटेशन हो रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, वो आपका रेंज हो गया। रेंज तो निकल गया। अब रेंज समझ के निकालना कि सिंपल उसकी ए की वैल्यू को आप पुट कीजिए फंक्शन में, आपकी रेंज आ जाएगी। अब आपसे पूछ दे प्री इमेज के क्वेश्चन पूछे कि 6 - 3 5 की, उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व छवियां, मतलब पूर्व चित्र बोल सकते हैं। तो पूर्व प्री इमेज हम बोलते हैं इंग्लिश में प्री इमेज। मान लीजिए कि एक्स जो है, ये एक्स जो है 6 की प्री इमेज है, तो क्या लिखेगा आप ऐसे चीजों के जब प्री इमेज क्वेश्चन पूछ देना तो आप आंख मूंद के फंक्शन एक्स इजकल टू एक्स पर और कुछ छवियां थे, फंक्शन एक्स इजकल टू आप 6 का यूज कीजिएगा। तो फंक्शन एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर -2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर में देखिए 6 को इधर ले आइएगा तो -9 हो जाएगा 0। अब इसकी सॉल्यूशन आप कर लीजिएगा, तो आपको द्विघातीय समीकरण सॉल्व करना आता है, तो आप इसमें द्विघातीय समीकरण में इजीली रूप से आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये इसकी वैल्यू 1 ± √10 आएगा। द्विघातीय समीकरण को हम एक बार याद दिला दें कि द्विघातीय समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, d इजकल टू b² - 4ac होता है, और x की वैल्यू जो होता है -b ±√100d/2a। इस फॉर्मूले के पुट करके हम ये वाली वैल्यू में आए हैं 1 ± √10। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट में चलिए, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या देख रहे हैं, 1 ± √10 बिलोंग्स टू ए, क्या है इस प्रकार 6 की कोई भी पूर्व छवि मौजूद नहीं है। क्यों, आपको ए के सेट में अब क्या था, ए की वैल्यू आपको -2 2 3, उसमें से 1 ± कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि 6 की कोई भी पूर्व छवि इसमें मौजूद नहीं है, मतलब 6 जो है प्री इमेज नहीं है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब मान लीजिए x-3 का पूर्व प्रतिबिंब। ठीक है, अब मान लीजिए x क्या है, -3 का प्रतिबिंब है, पूर्व प्रतिबिंब है। अब उसको चेक कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसीजर, फंक्शन x इक्वल टू -3, फिर x² - 2x - 3 इक्वल टू -3, तो x 3 3 कट जाएंगे तो x की वैल्यू -2x। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 और 2 मिल गया। तो स्पष्ट रूप से 0 और 2 क्या दोनों a का एलिमेंट है, अवयव है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 और 2 -3 का प्री इमेज है। अब प्री इमेज की क्वेश्चन कोई भी आएगा बच्चों, आप इजी रूप से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक और दिया है, कह रहा है x 5 का प्रतिबिंब है, तो फिर वही करेंगे, फंक्शन x इक्वल टू 5, तो x² - 2x - 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू -2 और 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, हालांकि 4 जो है a का एलिमेंट नहीं है, लेकिन -2 a का एलिमेंट है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -2 5 का प्री इमेज है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बन गया, फाइव, एक क्या प्री इमेज बनेगा, अब इस क्वेश्चन में एक 5 बनेगा, एक क्या बन जाएगा 0 2 बन जाएगा, एक -2 6 -3 और -5, ये आपको प्री इमेज बनेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप आंख मूंद कर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलें। अब क्वेश्चन दे दिया कि यदि एक फलन f सच दैट r द्वारा r परिभाषित किया जाए तो फंक्शन x की वैल्यू 3x - 2 कब, जब x इज लेस देन 0। क्या है, जब x इज लेस देन 0 दे दिया। अब आप क्वेश्चन समझिए, आपके पास क्या दे दिया, x इज लेस देन 0। ठीक है, दूसरा में क्या दे दिया कि फंक्शन x का वैल्यू जो है आपका क्या है 1 होगा, कब, जब x की वैल्यू 0 होगी। फंक्शन x की वैल्यू 4x+1 होगा, कब, जब x 0 से बड़ा होगा। तो अब 3 कंडीशन आपके पास दिया है, ये कंडीशन समझना आपको बहुत जरूरी है। तो इसमें से आप पूछा कि फाइंड f का 1, f-1, f0 और f2। मतलब आपको क्या करना है, f1 का समझिए, ये f1 क्या कर रहा है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 2 है। तो इसको सॉल्व करना, अब कुछ नहीं करना है, आप आंख मूंद के जब x इज ग्रेटर देन 0 एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 0 तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4x+1 हो जाएगा। 3 कंडीशन दे रखा है ना, तो उपरोक्त समीकरण में x इक्वल टू 1 को, अब देखिए अब हम पहला कंडीशन f1 है, तो 1 हम क्या कर सकते हैं, किस कौन सा कंडीशन में आएगा, इसमें अब चुनने हैं
वन अगर आपसे पहला F1 की अगर हम बात करें ई F1 की, तो F1 की जो कंडीशन आएंगे, F1 का कंडीशन किसके लिए लागू होगा, 4x+1 के लिए लागू होगा, बाकी इस दोनों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि F1 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है तो x+1 को अब F1 4 1+1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये जो 5 आया ये आपका हो गया रेंज, एक बार इसका तो रेंज भी हो गया। अब नेक्स्ट, तो इसी तरह से अब क्या है, 5 आ गया। जब x इज लेस देन 0 करेंगे तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x-2। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 में क्या है, 3x की वैल्यू लेस देन 1। आप पूछा f-1 तो -1 की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, 0 से कम, मतलब लेस देन 3x-2 के लिए पुट होगा। तो इसका क्वेश्चन देखिए 3x-2 में पुट किए, 3x की वैल्यू -1 -2, इसका वैल्यू -5 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट x की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू तो आपको पहले से दे रखा 1, तो ये आंख मूंद के 1 ही होंगे, f0 = 1 होगा। फिर आपसे बोल दिया कि x की वैल्यू कौन सी पूछ रहा है, कि f2 की वैल्यू, x इज ग्रेटर देन 0, तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4x+1, इसमें पुट कीजिए, इसका 9 आ गया। तो इन तरीकों से आपके पास f1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5, f-1 की -5, f0 की 1, f2 की 1। ये क्वेश्चन में आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं। आप चाहो ना तो फलन बस बेसिक से क्लियर हो आपका, रेंज कैसे निकलता है, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, ये अगर आ गए तो आप फंक्शन के 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, फलन f सच दैट r बिलोंग्स टू r f(x) = x² द्वारा परिभाषित तय करना है, फलन का रेंज पूछा, x सच दैट f(x) = 4, y सच दैट fy = -1। आपसे ये तीनों चीज पूछ लिया। अब देखिए आपके पास क्या है, f सच दैट r बिलोंग्स टू f(x) f की श्रेणी, f का प्रांत। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको पता है ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो जब स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाते हैं, आपको यह बता दें इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन का ये है, लेकिन पावर 2 है, कितने पावर हैं, 2 पावर हैं, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट। और इसका ग्राफ इस तरीके से आता है। तो ये हम ग्राफ आपको बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए। इसका अगर जब भी पूछेगा ना कि डोमेन क्या होता है, तो आर डोमेन क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का पूरा समुच्चय होता है। हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या का वर्ग, आप क्या जानते हैं कि वास्तविक, कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, उसका वर्ग कीजिएगा क्या आएगा 1, 2 का वर्ग ले लीजिए क्या आएगा 4, 3 का वर्ग ले लीजिए क्या आएगा 9। अब देखिए -1 का भी वर्ग कीजिएगा तो आपका 1 ही आएगा, -2 का वर्ग कीजिएगा तो ये आपको 4 ही, मतलब वास्तविक संख्या निगेटिव से पॉजिटिव कुछ भी, मतलब ये भी हो सकता है -∞ से लेके इंफिनिटी तक की संख्या को हम बोल दिए वास्तविक संख्या। तो आप जानते हैं वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक या तो शून्य के बराबर होगा। शून्य क्या होता है, शून्य मतलब जीरो, जीरो का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको जीरो के बराबर होगा। तो ये आप याद रखिए कि वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धनात्मक या शून्य के बराबर होता है। तो अब इसका रेंज का परिसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो रेंज में तो आर तो होगा ही होगा, मतलब प्लस यूनियन, यूनियन का समझ सम्मिलन, उसको और इन जीरो भी इंक्लूड कर लिया। इंटरसेक्शन लगाएंगे तो उसका कॉमन लिया जाता है, लेकिन यूनियन में जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, तो r+0 ये आपका रेंज हो जाएगा। तो आप याद हमेशा रखिएगा, ये कभी पूछे ऐसे वास्तविक संख्याओं को तो इसका ये आंसर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्वेश्चन पूछा फंक्शन x इक्वल टू 4, तो f(x) का 4, तो x² इक्वल टू क्या 4, तो x² - 4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x² - 4 को सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता है ना x² - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या हो जाएंगे x - 2 x+2 इक्वल टू 0, बोलिएगा ना, क्योंकि a² - b² इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a+b इंटू a-b। अब आपसे ये पर x इक्वल टू, अब इसमें अगर कोई पूछ दे इसकी रेंज, तो रेंज क्या आ जाएगा भाई, -2 से 2, -2 से 2 ही इसका रेंज होगा, याद रखिएगा। अब दूसरा fy इक्वल टू -1, वही सेम प्रोसीजर, इसमें आपको कुछ नहीं अलग नहीं करना है। हालांकि y² इक्वल टू -1, f का प्रांत r है, डोमेन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या y का मान गैर ऋणात्मक होगा, मतलब
गैर ऋणात्मक का मतलब पॉजिटिव, ये मत समझिए गैर ऋणात्मक मतलब निगेटिव है, इसलिए कोई वास्तविक y मौजूद नहीं है जिसके लिए y स्क्वायर इक्वल टू -1 हो। स्वाभाविक है, जब किसी भी संख्या का स्क्वायर आप कीजिएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो y स्क्वायर इक्वल टू -1 किसी की वैल्यू नहीं आएगी, सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अगर किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसकी वैल्यू आप 5 लिख दोगे। क्लियर, नेक्स्ट। इन सभी क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा रखे हैं, तो कुछ भारी भारी क्वेश्चन आपको करवा दें। देखिए, अब क्वेश्चन आपके पास दिया है कि राइट द फ्लोइंग रिलेशन एज सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एंड एक्स वाई, वाई इजकल टू आपके पास 3x दे रखा है, वाई इजकल टू कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, और ये बता दिया x की वैल्यू क्या है, 1 2 3 है, तो y की वैल्यू 3 6 9 12 है। अब क्वेश्चन समझिए, ऐसे क्वेश्चन दे दिया तो आपको सब कुछ इसी आंसर में दे दिया, बस आपको निकालना है। जब x का मान 1 होगा तो 3 होना चाहिए इसका y का आंसर। तो अब देखिए y इजकल टू आपके पास क्या है, y इजकल टू 3x दे रखा है, तब जब x बिलोंग्स टू 1 2 3 और y बिलोंग्स टू 3 6 9 12। अब देखिए x का मान 1 जब हम पुट करेंगे तो y क्या होगा, 3 इंटू वन, क्योंकि 3x है तो ये 3 आंसर आ जाएंगे। x का मान जब आप 2 पुट कीजिएगा 3 दूनी, y का मान 6 आ जाएंगे। x का मान जब 3 पुट करते हैं तो y का मान 9 आ जाएंगे। लेकिन अब देखिएगा इसमें 12 भी दे रखा है, लेकिन हम 12 मतलब अब आपके यहाँ 1 2 3 ही था, इससे ज्यादा तो वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ी कि 4 पुट कर दें, नहीं, जितना रहेगा उतना। अब इसका रिलेशन बनाना है, रिलेशन क्या बनेंगे, एक का एक x का पहले मान पुटिए, x1, इसका आंसर कितना आया 3, x1 और 3 रिलेशन बना, 2 और 6 रिलेशन बना, 3 मतलब सिंगल सिंगल हर का रिलेशन बन रहा है, इसमें किसी का रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यह एक फलन है। चेक हो गया, तो ये एक दिया गया संबंध आर क्या है, एक फलन है। ठीक है, नेक्स्ट। उसी तरीके से अब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको y इजकल टू वाई ग्रेटर देन x प्लस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहले क्या था, y इजकल टू 1 था, अब यहाँ कह दिया y ग्रेटर देन x प्लस 1, और x की वैल्यू 1 2 दे दिया और y की वैल्यू 2 4 6 दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के देखिए, जब x का मान आप 1 पुट कर रहे हैं, जब आप इसमें x का मान 1 पुट कर रहे हैं, तो y क्या, अब यहाँ सोल्यूशन देखिए, x का मान 1 तो y ग्रेटर देन 1 वही पुट कर दीजिए, जैसे है कंडीशन वही कंडीशन लगा रहेगा, तो 1 प्लस 1 y क्या होगा, ग्रेटर देन 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 2, मतलब अब यहाँ कंडीशन लगा दिया। अब 2 से ग्रेटर मतलब 2 से बड़ा, क्या हो जाएगा, 2 से बराबर जो आएगा वही लिखेंगे, लेकिन किस में, ये आपको ये कंडीशन दे रखा है ना, y का वैल्यू 2 4 6, तो इसमें 2 से जो बड़ा वैल्यू होगा, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा क्या होगा, 4 नहीं तो 6, यही दो आंसर आएंगे ना, तो ये 2 से 4 4 6 आंसर हो जाएंगे। कंडीशन समझना है आपको। फिर देखिए, जब x की वैल्यू आपको 2 है तो y क्या हो जाएगी, x प्लस 1 में 2 पुट कीजिएगा तो y ग्रेटर देन 3, मतलब क्या पूछ लिया, ग्रेटर देन 3। तो फिर आपसे हम पूछते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 2 4 6, इसमें ग्रेटर देन 3 पूछे तो क्या आएगा, 4 और 6 ही तो आएंगे, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 6 ही आएगा। समझे कि नहीं, ये कंडीशन आपको जानना बहुत जरूरी है कि एक तो आपको बता रखे हैं आपको पहले ही कि फंक्शन क्या होते हैं, अगर दोनों तरफ से ये क्लॉज हो तो इसको इसको क्या लिखते हैं, क्लॉज फंक्शन को अगर लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं इक्वल टू, मतलब ये हमें लेने हैं, बंद है, इसको लेना ही लेना है। और एक तरफ से ये क्या होता है, ओपन, इसको ओपन बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, एक होता है दूसरी तरफ से क्लोज ये ओपन, ये 4 कंडीशन होते हैं। इन्हीं 4 कंडीशनों पे सारा क्वेश्चन चलता है। इन चारों का मतलब होता है, एक तो देखिए इसमें लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, इसमें क्या होगा, लेस देन ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा, एक लेस देन होगा या इक्वल टू या एक ओपन होगा, तो इसमें क्या होगा, एक ये होगा और ये वाला जो हिस्सा होगा ये ओपन होगा। ये कंडीशन होते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में समझा रखे हैं खुल के, इसमें बस इतना है। अब देखिए ये y का वैल्यू 4 6 y, मतलब हम दोनों कंडीशन रख के देखें तो दोनों की वैल्यू आपकी रेंज क्या है, बराबर आ रही है, तो हम, तो इसलिए आप क्या देखिए, आर की वैल्यू अगर 1 रखे तो हम क्या आया 4 और 1 बराबर 6, फिर आर की वैल्यू 2 रखे तो 4 और 6,
तो आप क्या हम पूछ सकते हैं, आप इसमें पूछ लें कि ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे फंक्शन तो आवाज ही फलन हुआ, तो बन क्यों नहीं है, बोलोगे ना आप ऐसा कि ये संबंध है। तो संबंध है लेकिन यह एक फंक्शन नहीं है। क्यों इसलिए फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर रिपीट हो रही है। क्या हो रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू देखिए इसमें आपका रिपीटिशन आ रहा है, एक एक दो बार आ गया, दो 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 बार, मतलब ये कह सकते हैं हिंस द गिवन रिलेशन आर इज नॉट ए फंक्शन, ये एक रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, अब देखिए x प्लस वाई इजकल टू 3 दे दिया, x और y दोनों का मान, अब ये देखिए आप क्वेश्चन समझिएगा, एक्स वाई इजकल टू एक्स प्लस वाई इजकल टू 3। अब यहाँ पर x की वैल्यू सिर्फ नहीं दिया है, दोनों का मान सेम दे रखा है, मतलब x की भी मान आपको दे रखा है, x बिलोंग्स टू क्या कह दिया 0 1 2 3 कह दिया, और आपसे ये भी कह दिया कि y का भी जो वैल्यू होगा ना वो 0 1 2 3 होगा। ठीक है, तो आप देखिए जब आप x की वैल्यू आप 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं 0, इस किस कंडीशन में 0, तो y की वैल्यू आपको 3 आ जाती है। ठीक है, फिर x की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 2 आ रही है, x का जब वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जा रही है, और जब x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जा रही है। मतलब ये हम देख रहे हैं कि जब आप 0 पुट किए, देखिए क्वेश्चन बना रहे हैं, जब 0 पुट किए तो आपका आंसर 3 आ गया ना, फिर जब आप 1 पुट किए तो इक्वेशन आपका 2 आ गया, जब आप 2 पुट किए तो इक्वेशन इसका 1 आ गया, जब आप 3 पुट किए तो इसका इक्वेशन 0 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि सबका अलग अलग बन रहा है, देखिए 0 का 3 के साथ बन रहा है, 1 का 2 के साथ बन रहा है, 2 का 1 के साथ बन रहा है, 3 का 0, तो यह एक फंक्शन है, इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज ए फंक्शन, यह एक फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको कोई संदेह नहीं, जहां रिपीटेशन होगा वो रिलेशन है, जहां रिपीटेशन नहीं होगा वो एक फलन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको पहचानने में कोई डाउट नहीं रहेंगे, आप इजली रूप से इसको पहचान सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट, मान लीजिए f सच दैट r बिलोंग्स टू r और g सच दैट c बिलोंग्स टू c, दो फलन है, ठीक है, जिन्हें एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया गया है, क्या वो समान फलन है। अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि एफ सच दैट आर बिलोंग्स टू आर, मतलब आर जो है रियल नंबर ही है, दोनों क्या है रियल नंबर ही है, एक्स एक्स स्क्वायर भी है और जी में भी आपको बोल दिया कि एक्स स्क्वायर ही है, मतलब एफ क्या है एफ एक्स का भी एक्स स्क्वायर और जी का भी एक्स, दो फंक्शन दे दिया, दो फलन दे दिया इसमें। तो दोनों का आपका पूछ रहा है क्या ये दोनों का डोमेन आपका जो है ये बराबर है, आप बता सकते हैं बराबर, इसका क्या ये समान फलन है, ये इक्वल फंक्शन का क्वेश्चन है, इक्वल फंक्शन पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इक्वल फंक्शन का क्वेश्चन ये कहता है कि दोनों का डोमेन बराबर होना चाहिए, दोनों का को डोमेन भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, इससे रेंज से मतलब नहीं है, लेकिन दोनों का डोमेन इक्वल होना चाहिए। अब देखिए आप इसको समझना, एफ को आर से आर तक परिभाषित किया गया है, क्योंकि ये कंडीशन ही दे रखा है, आर को आर से परिभाषित किया गया है, तो एफ का डोमेन क्या आ जाएगा आर हो जाएगा। फिर इसी तरह से जी को सी सी से परिभाषित किया गया, देखिए यहाँ गलती लिख रखा है, लेकिन जी को आर आर से ही परिभाषित किया गया है, किससे परिभाषित किया गया है, जी को आर आर से तक परिभाषित किया गया है, तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आर, तो दोनों का डोमेन आप क्या है आप कह सकते हो दोनों का डोमेन आर है। ठीक है, दोनों का डोमेन आर ही होगा, मतलब हमेशा रियल नंबर ही होगा। और आपको ही पता है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू में कुछ भी पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू आपको क्या होती है पॉजिटिव ही आएगा, वन स्क्वायर तो वन ही होगा, टू स्क्वायर तो फोर होगा, मतलब रियल नंबर ही आएगा, आप कुछ भी पुट करते हैं उसका रियल नंबर ही बनता है। तो दोनों फलन तभी बराबर होते हैं जब दोनों फलनों का प्रांत और कोडोमेन बराबर हो, ये आप याद रखिए कि इक्वल फंक्शन के लिए डोमेन और कोडोमेन दोनों को बराबर होना चाहिए। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि एफ का प्रांत इजकल टू नो नहीं जी का प्रांत, ठीक है, एफ का प्रांत और जी का प्रांत बराबर नहीं है, तो एफ और जी का बराबर फलन नहीं है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, तो क्वेश्चन जो है ये सही है, इसको हम फिर से समझाते हैं।
क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एफ बिलोंग्स टू आर एफ एक्स इसका और जी, यहाँ पर ये सी है, ये क्या है यहाँ पे सी है, आपको गलती से यहाँ आर आर लिखा गया था इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया था। तो जी एक्स इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर है। तो एफ को आर से आर तक परिभाषित किया है तो एफ का क्या होगा डोमेन आर हो जाएगा और जी का डोमेन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो दोनों फलन तभी बराबर होते हैं, इक्वल फंक्शन को तभी कहते हैं जब दोनों फलन तभी बराबर होंगे जब दोनों फलनों के प्रांत और कोडोमेन क्या हो बराबर हो। ये हम आपको पीछे भी बता रखे हैं। तो इस स्थिति में क्या कर सकते हैं, ये फलन नहीं आइडेंटिटी फंक्शन इक्वल टू नॉट जी का। मान लीजिए कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r अर्थात वास्तविक संख्याओं का समुच्च के लिए y एफ एक्स बराबर x द्वारा वास्तविक मूल्यवान फंक्शन f सच दैट r का ऐसे फलन को पहचान फलन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को पहचान फलन कहते हैं। साथ ही इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है आर होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ दे तो आप समझ लेना कि इसकी वैल्यू हमेशा डोमेन और रेंज क्या होगा आर ही होगा। इस फंक्शन के ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो मूल बिंदु से गुजरती है। जैसा कि अगर आप ग्राफ समझ गए तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर दोगे देखते के साथ। तो देखिए आपको पहला नंबर हम समझाते हैं, y इक्वल टू आपको दे दिया कि एफ एक्स बराबर x। ऐसा कब हो सकता है, जब f की वैल्यू अगर 1 दें तो इसकी भी वैल्यू 1 आए, f की वैल्यू अगर 2 दें तो इसका भी 2 आ जाए, f की वैल्यू अगर 3 करें तो इसकी भी वैल्यू 3 हो जाए। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि आपके पास दो चीजें मिल गया, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की भी वैल्यू क्या आएगी भाई 1 ही आएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 2 ही होगी। x की वैल्यू अगर 3 है, देखिए x की वैल्यू अगर 3 है तो y की वैल्यू 3 है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डोमेन होगा, जो डोमेन की वैल्यू होगी 1 2 3 होगी मान लीजिए, और रेंज की वैल्यू आपका 1 2 3 ही होगा। इसीलिए डोमेन इक्वल्स टू रेंज दोनों बराबर होंगे, इसलिए आपको पहले ही लिख दिया है उसमें, आप पढ़िए इसमें लिखा हुआ है। साथ ही इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों आर ही होगा। आर मतलब समझ लीजिए एक रियल नंबर दे रखा है, वास्तविक संख्या दे रखा है, ये मत समझ लीजिए कि आर कुछ हो रही है। तो डोमेन और रेंज इस तरीके का जो आपका फंक्शन कोई पूछे तो आप आंख मूंद के आप सॉल्व कर सकते हो कि y इजकल टू एफ एक्स, कुछ भी वैल्यू पूछेगा उसका आंसर डोमेन और रेंज दोनों बराबर होगा। इस तरह क्वेश्चन आएगा तब बना सकते हो, और ग्राफ से आपको समझा दिए। ग्राफ का क्वेश्चन इसलिए समझाना जरूरी है, हम ग्राफ समझा रहे हैं आज। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन किसको कहते हैं, एक चर फंक्शन होता है जिसमें देखिए एफ इसमें लिख दिया है फलन एफ आर बिलोंग्स टू आर बाय वाई इजकल टू एफ एक्स बराबर सी का वैल्यू आ गया। मतलब वाई इजकल टू एफ एक्स इजकल टू सी, सी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। अगर एक्स की वैल्यू आप 1 डालोगे तो सी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी बन के, तो वही वैल्यू है। मतलब ये आ जाए 2 आ जाए 3 आ जाए वो है, मतलब वही एक फंक्शन आपका। इस फंक्शन का डोमेन आर होगी और इसकी सीमा सी होगी। सीमा देखिए सी बता दिया, सी क्या है वही है आपका, जो इसका वैल्यू आएगा वो सी कहलाएगा, जो वाई की वैल्यू आएगी। और डोमेन आर क्या है, जो एक्स की वैल्यू होगी और इसकी जो है वाई की वैल्यू। तथापि एक अचर फलन y इक्वल टू एफ एक्स बराबर 2 का एक आलेख नीचे दिया गया है। जैसे देखिए 2 की वैल्यू, तो 2 की वैल्यू ये कांस्टेंट में चलेगा, कुछ भी पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमेशा 2 पे ही चलता जा रहा है, चल रहा है ना। आप अगर 1 भी डालोगे तो ये 2 ही आएगा, 2 डालोगे तो भी 2 ही आएगा, 3 डालोगे तो भी 3 ही आएगा, 4 डालो तब भी वो 2 ही आएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब फिक्स है, इसकी कोई ग्राफ चेंज नहीं होगी। अगर इसकी अगर 3 की ग्राफ बनानी है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम -2 का ग्राफ बना रहे हैं तो -2 का ग्राफ ये सिंपल ऐसा जाएगा, -4 का ग्राफ बनाएगा ऐसा जाएगा। तो ये आपका एक ग्राफ बन जाएगा, ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 का ग्राफ, y इक्वल टू -4 का ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बनता जाएगा, इसमें कोई सा डाउट नहीं है। अब पोलिनोमियल फंक्शन, तो पोलिनोमियल फंक्शन तो आप लोग पहले ही पढ़ रखे हैं, बहुपदीय फंक्शन जिसमें से पावर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 से लेके n टर्म तक। वो चीजें आपको यहाँ समझा रखा है कि 0 पहला पावर 0, फिर 1 2 फिर 3 से लेके n टर्म तक, जहाँ n एक गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब नॉन नेगेटिव, इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक है। इस प्रकार का आरेख का परवलय है, एक क्या होगा, ये हमेशा ग्राफ परवलय,
मतलब पाराबोला बनेगा। और डिग्री 2 के साथ निश्चित एक बहुपद समारोह का ग्राफ अब हम नीचे दिए हैं जो कि आपको समझाते हैं। ये देखिए ग्राफ है, ये आपका पाराबोला ग्राफ में बन रहा है। इसकी वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। इसे देखिए, ये क्या, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए एक्स वाई है, ये इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं हम एक्स डैश, इसको बोलेंगे हम वाई, और इसको बोल रहे हैं हम वाई डैश, ठीक है। और यहाँ होता है जीरो। जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर देखिए -4 बन रहा है, ये -4 बन रहा है ना। आप गौर कीजिएगा, x की वैल्यू पे जब हम जीरो किए तो y की वैल्यू आपको यहाँ पर -4 आ रहा है। फिर उसी तरह से देखिएगा, जब x की वैल्यू -2 किए हैं तो y की भी वैल्यू -2 हो रही है। x की वैल्यू 2 कर रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू y। तो इस तरीके से ग्राफ, ये कौन सी ग्राफ है ये आपको अभी समझाते हैं। ये आपको स्क्वायर फंक्शन से क्लियर होगा। f such that r defined by function x is equal to x square। ठीक है, इसका डोमेन हमेशा क्या होगा, r होगा। रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव, ऑल नॉन निगेटिव रियल नंबर, मतलब जीरो से लेके इन्फिनिटी। देखिए इसमें जीरो इंक्लूड कर रखे हैं, ये इसका मतलब होता है इंक्लूड। अगर ये इस तरीके से लिखते ना तो इसमें जीरो और इंक्लूड नहीं होता, लेकिन जब ये इंटीजर लग गया, ये ब्रैकेट क्लॉज लग गया है, तो आप समझ जाइए कि जीरो इसमें इंक्लूड है। कैसे, देखिए f0 की वैल्यू आप जीरो पुट कर रहे हैं, f1 की वैल्यू 1 पुट की है तो f2 की वैल्यू इसमें 4 है। कैसे आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू में आप पुट करते जाइए। f3 की वैल्यू पुट कीजिएगा तो 9 आएगा, f4 की 16, f25। इसका अंदर आप ग्राफ आपको दिखाते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनते हैं। अब एक ग्राफ हम देखिए बनाया है, ठीक है। ये ग्राफ बनते कैसे हैं, ये अब इसमें समझिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका माइनस एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और नीचे आपका जो है माइनस वाई। तो माइनस तो कभी आएगा नहीं एक्स स्क्वायर का फंक्शन का वैल्यू। इसलिए देखिए, जब आप एक्स की वैल्यू आप जीरो रखिए, एक्स की वैल्यू आप जब जीरो रखिए तो वाई की वैल्यू जीरो है। जब आप एक्स की वैल्यू 1 किए ना तो वाई की वैल्यू आप देखिए 1 आ रहा है ना। तो इसकी ग्राफ जो ये 1 और 1 का हो रहा है पॉइंट, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू आप 2 किए तो वाई की वैल्यू आपको देखिए 4 है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है ना, 2 और 4 हो रही है। जब x की वैल्यू आप 3 रखे तो y की वैल्यू आपको 6 मिल रही है। लेकिन जब x की वैल्यू आप -1 रखे ना तब भी आपको y की वैल्यू 1 ही मिल रही है। जब x की वैल्यू आप -2 रखे तब भी y की वैल्यू आपको 4 मिल रही है। जब x की मान -3 रखे तो y की वैल्यू आपको 6 मिल रही है। तो इसमें इसलिए कहा गया, तो ऐसे आपको पूछ दिए कि डोमेन। तो अब देखिए डोमेन आपको क्या बताए थे, एक्स की वैल्यू। तो डोमेन क्या बताए, देखिए सब में चेंज हो रहा है ना, 1 2 3 -1 2, इसलिए इसको हम रियल नंबर नाम दे दिए कि आपको रियल नंबर चलेगा। रियल नंबर का तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगा। लेकिन आपको अगर रेंज की बात कर दें तो रेंज क्या है, देखिए ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है ना, 0 1 2 1 4 6 1 4 6 ऐसे चल रहा है। मतलब इस तरीके से कॉन्स्टेंटली वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं रेंज क्या होगा, और पॉजिटिव संख्या होगा, ठीक है। और पॉजिटिव संख्या होगा जो भी चले, और इंक्लूडिंग जीरो, तो इसको हम बोलते हैं यूनियन। इसमें जीरो को इंक्लूड कर दो, ठीक है। यूनियन जीरो, आर पॉजिटिव में जीरो नहीं आता था इसलिए यूनियन जीरो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो जो आपको इस क्वेश्चन का अर्थ समझा रहा है जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको इस तरीके से भी लिख दिया, आर पॉजिटिव यूनियन जीरो भी लिख सकते हैं। कहीं अगर आपको इस तरह से लिखा दिख गया है कि ये आपको जीरो और इन्फिनिटी शो कर रहा है तो आपको समझ लीजिए कि ये सेम ही है। आप तो क्लियर। अब क्यूब फंक्शन, क्यूब फंक्शन भी वही एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, इसका डोमेन आर होगा। और रेंज क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। रेंज इसका थोड़ा आप चेंज हो जाएगा, रेंज इसका भी आर होगा। कैसे, आप इसको समझाते हैं। जब x का मान बढ़ने पर x क्यू का भी मान बढ़ेगा। देखिए 1 का 1 क्यू आ जाएगा, 2 डालिएगा तो 8 आ जाएगा, 3 डाले, लेकिन माइनस डालते हैं तो -1 आ जाता है, आ रहा है ना। -1 डालने पे आपका -1 आ रहा है, -2 डालने पे -8 आ रहा है, 3 डाल पे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डोमेन की वैल्यू आर होगी तो रेंज की भी वैल्यू आपको इसमें आर ही होगी, ठीक है। इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक,
ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और तीसरा नंबर में रेंज में इन्फिनिटी पॉजिटिव कुछ बन नहीं रहा है, तो आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर, सीधे आंसर आर। इसका देखिए हम कुछ ग्राफ बनाए हैं, ये आपका ग्राफ समझाने के लिए, इसकी ये एक्स सेक्शन है, ये आपका वाई सेक्शन है, ये आपका माइनस एक्स सेक्शन है, और ये आपका माइनस वाई सेक्शन है, और यहाँ की वैल्यू आपको 0 दिया गया है। और ये है एक्स क्यूब का ग्राफ है। देखिए जब एक्स की वैल्यू आप 0 पुट कर रहे थे तो आपकी 0 से 0 मिल रही ग्राफ, जब आप 1 पुट किए तो इसकी भी 1 से 1 पे आ रही है। अरे मतलब इसका ग्राफ कैसे चल रहा है? देखिए ग्राफ इस तरीके से चलता हुआ जा रहा है, मतलब सांप की तरह एकदम सर्पाकार जा रहा है ना, इस तरीके से। ज्यो ज्यो इसका होगा ये वैल्यू उठता ही जाएगा, जा रहा है ना, और इधर ये वैल्यू निगेटिव में इसका वैल्यू हमेशा नीचे की तरफ आता जाएगा। तो x का मान बढ़ेगा तो y का भी मान बढ़ेगा, जब x का मान निगेटिव में भी बढ़ेगा तो y का भी मान निगेटिव में बढ़ेगा। तो ये फंडा है, ये याद रखिएगा। तो अब इसका